मैथ्स विद बिहारी भैया में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और देखिए कितने देर में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन को लेते हैं, समझते हैं। माइक्रोवेव को एक व्यक्ति 25% कम में खरीदा है, मतलब उसने माइक्रोवेव को 75% में खरीदा है। 75% में खरीदा है मतलब 3/4 में खरीदा है। मैं मान लेता हूं कि माइक्रोवेव का मूल कीमत जो था 4M था, लेकिन उसने खरीदा 3M में और 1000 रुपया खर्च किया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका 3M + 1000। और इस पर वह लाभ भी कमा रहा है 10% का, मतलब 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब 110/100। और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि यह 4M के बराबर है। और यहीं से आपका वैल्यू पूछा है कि 4M का मान कितना होगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 × 33 + 11,000 और ये 10 उधर चला जाएगा तो 40M, मतलब 7M बराबर हो गया 11,000। तो मेरे से 4M का वैल्यू पूछा है तो M निकाल दो पहले भाई। तो 4M कितना हो जाएगा, चार सॉल्व कर लो। 44,000 और बटा में 7 सॉल्व कर लो। 6,285.7 रुपीज़, मतलब वो माइक्रोवेव का कीमत हैदराबाद में जो है 6,285.70 रहा है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको आप सोच सकते हैं। अगर ऐसे सोचें कि वो माइक्रोवेव जो है 100 रुपया में ही हैदराबाद में मिल रहा था, लेकिन हम मद्रास में जाकर उसको 75 रुपया में खरीद लिए और ला के फिर 100 रुपया में बेच दिए भाई, तो हम 75 रुपये में खरीदें। देख लो 75 रुपये में खरीदें, क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है तो 75% में हम खरीदे हैं और 1000 रुपया खर्चा कर दिए। 1000 रुपया खर्चा कर दिए, 1000 रुपया खर्चा कर दिए, ठीक है। और इस पर हम लाभ कमा रहे हैं 10% का। तो सोचो 75% पर भी 10% लाभ कमाएंगे, तो 75% का 10% मतलब 7.5% या 7.5% का लाभ कमाए तो 82.5 रुपया, मतलब 82.5%, और साथ में 1000 पर भी 10% कमाए तो 1100 रुपया। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 100% के बराबर दिया है। अगर इसे सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं 17.5% का मान आपको 1100 रुपया दे रखा है उसने, तो मेरे को 100% निकालना है। तो 100% बराबर कितना होगा, सॉल्व कर दो, प्रतिशत को हटा दो और क्वेश्चन मार्क बराबर कितना निकलेगा 1100 गुना 100 बटा में 17.5। सॉल्व करोगे पॉइंट हटाओगे तो 0 जाएगा, ठीक है। 25 से काट दो, देख लो फिर वही आ रहा है कि नहीं। 25 से मैंने काट दिया तो ये 40 बार में कट गया और ये आ गया 7 बार में, फिर मेरा वही आ गया 44,000 और बटा में 7। इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा 6,285.7 रुपीज़। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 100% का चीज था उसको 75% में खरीदे, 75% पर 10% कमा लिए तो 82.5 हो गया, और साथ में जो अपना 1000 रुपया लगाए थे उस पर भी 10% कमा लिए, तो वहां से 1100 रुपया मेरे को मिला। ये टोटल सेलिंग प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है हैदराबाद का, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यहां से इसको ले गए उधर, तो 17.5% बराबर 1100 है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 6,285.70। तो ये पहला क्वेश्चन हमने लिया जो कि 12 दिसंबर का था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ जाएगा अभी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, देख लो। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 1 लाख रुपया उधार ले लिया है बैंक से,
सिंपल इंटरेस्ट पर, और 10% रेट दे रखा है। बोल रहा है कि पहले साल के अंत में 10,000 रुपया, दूसरे साल के अंत में 20,000 रुपया, तीसरे साल के अंत में 30,000 और चौथे साल के अंत में 40,000 रुपया लौटा दे रहा है। और बोल रहा है कि अगर वो 5वें साल के अंत में कितना पैसा लौटा दे कि उसका उधार खत्म हो जाए। तो देखो भाई, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट की बात करें या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों बराबर ही होगा। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग तो होगा नहीं। तो देखो भाई, 10% का मतलब हो गया 1/10, मतलब 10 रुपया। 10 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो पहले साल के अंत में अमाउंट जो है 11 रुपया बनेगा। 11 रुपया बनेगा पहले साल में। लेकिन इसका वैल्यू अगर 1,00,000 रुपया दे रखा है तो 1,10,000 बन जाएगा। इसमें से उसने पहले साल में 10,000 तो लौटा दिया भाई। तो दूसरे साल के अंत में बात करें तो अभी मेरे पास उधार तो 1,00,000 रुपया है और मेरा पैसा फिर 1,10,000 बन गया। इसमें से मैंने दूसरे साल के अंत में 20,000 रुपया दे दिया, बैंक को लौटा दिया। अगर बैंक को लौटा दिया तो मेरा उधार अभी 90,000 रुपया था, जो कि 99,000 बन गया। अब भाई 99,000 बन कैसे गया? तो 10% जो है 90,000 का 10% 9,000 रुपया आएगा, तो 99,000 रुपया बन जाएगा। 99,000 के बाद मैंने क्या किया, बैंक गया और मैंने फिर इसमें से 30,000 रुपया लौटा दिया दोस्त। जब 30,000 रुपया लौटा दिया तो जब मैं चौथे साल में पहुंचा तो मेरा जो उधार था ये 69,000 था, ये बढ़ गया 10%, तो 6,900 हो गया, तो हो गया 75,900। इसमें से मैंने 40,000 रुपया लौटाने की कोशिश की है। अगर मैं 40,000 रुपया इसमें से लौटा दूं तो उधार बचेगा कितना, 35,900, और इसमें से 10% बैंक मेरे से मांगेगा, तो 35,900 का 10% निकाल लो तो 3,590 रुपया आएगा। अगर 3,590 रुपया इसमें जोड़ दें तो 38 से 39,450 रुपया हो जाएगा। मतलब जो है आपको 5वें साल के अंत में 39,450 रुपया लौटाने होंगे, तब आपका जो उधार है वो पूरी तरह से चुकता हो जाएगा। फिर से समझ लो भाई, आप अपने से समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एक साल की बात है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक ही होगा, क्योंकि एक एक साल पे हम जा रहे हैं बैंक। रेट दे रखा है 10%, मतलब 10 का वैल्यू जो है 11 बनेगा। 1,00,000 रुपया था, वो हो गया 1,10,000। मैं बैंक गया, 10,000 रुपया बैंक वाले को दे दिया, तो अभी 10,000 दिया, फिर भी 1,00,000 रुपया उधार बचा हुआ है। एक दूसरे साल के अंत में 1,10,000 हो गया, मैं गया 20,000 दे दिया, 20,000 1,10,000 में से दिया तो 90,000 बचा। 90,000 में से 9,000 रुपया रिटर्न कर दिया, सॉरी 9,000 रुपया मेरा ब्याज बन गया भाई, तो ये और बन गया 99,000। 99,000 में से 30,000 लौटा दिया तो ये बच गया 69,000। 69,000 में 6900 फिर से ब्याज बन गया, ये हो गया 75,900। और 75,900 में मैंने 40,000 लौटाया तो ये बचा 35,900 और 10% ब्याज बना तो 3,590 रुपया। तो अंत में मैं गया तो मेरे को लौटाना पड़ा 39,450 रुपया, तो मेरा उधार चुकता हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 12 दिसंबर का ही है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप बनाने की कोशिश करो। एवरेज का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बना दोगे। देखो क्या दे रखा है, दे रखा है कि 6 संख्या है जिसका औसत जो है 3.52 है। अन्य किसी 2 संख्याओं का औसत 3.7 दिया है और 2 संख्याओं का औसत 2.5 दिया है। आपने पढ़ रखा है कि जब संख्याएं बराबर यूनिट में हो
जैसे दो संख्या है फिर दो संख्या है, मतलब ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को आप पहले लगा लो। जब बराबर बराबर संख्याओं के ग्रुप बनते हैं तो उसका आसानी से एवरेज निकाला जा सकता है। तो भाई दो दो का ग्रुप है, तो पहला संख्या का एवरेज, दो संख्या का एवरेज 3.7 है, और बाद की दो संख्याओं का एवरेज दे रखा है 2.5। मतलब हम आसानी से चार संख्याओं का एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, दो ग्रुप बना है इसलिए दो से डिवाइड कर रहे हैं, तीन ग्रुप बनता तो तीन से डिवाइड करना पड़ता है, यही ग्रुपिंग बोलता है। तो ये हो गया 6.2। 6.2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये निकल गया 3.1, और 3.1 क्या निकला, ये चार संख्याओं का औसत निकला। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 संख्या का औसत 3.52 है और चार संख्या का औसत 3.1 है। इसका मतलब बची हुई दो संख्याओं का टोटल कितना होगा ये आसानी से निकाला जा सकता है। हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस से हम आसानी से बचे हुए संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। देख लो 6 और 4 का डिफरेंस जो है कितने का है भाई, 2 का है, और 3.52 और 3.1 का डिफरेंस कितने का है, 0.42 का है। क्रॉसिंग क्या कहता है, क्रॉसिंग बोलता है कि अगर इधर भी कम हो रहा है और एवरेज भी कम हो रहा है तो हम ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं, तो 3.1 गुना 2 और 6 गुना 0.42, तो 2 गुना 3.1 और प्लस 6 गुना 0.42, तो गुना कर लेते हैं, तो ये आ गया 6.2 और ये आ गया 2.52, तो कुल मिला जुला कर हो गया 8.72। और ये 8.72 क्या निकला भाई, ये 8.72 उन दो संख्याओं का टोटल निकला जो इसमें शामिल नहीं है, और इन्हीं का एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा इसलिए इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो एवरेज मेरा कितना निकल के आ गया दोस्त, 4.36। मेरा एवरेज निकल के आ गया 4.36। ठीक है, फिर से समझो, जब बराबर बराबर संख्याओं का ग्रुप रहे और उनका एवरेज आपसे बोले और एवरेज दिया रहे, तो जितने का ग्रुप बन रहा है, अगर दो दो संख्या का ग्रुप बन रहा है तो ठीक है, दो ग्रुप है तो 2 से डिवाइड किए, अगर 3 ग्रुप है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये निकलेगा मेरा डायरेक्ट एवरेज। एवरेज मेरा निकल गया 3.1। अगर 5-5 संख्याएं हैं और दो ग्रुप बन रहा है तब भी हम आसानी से 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते हैं। क्रॉस हमने बनाया, 6 संख्या का एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 4 संख्या का एवरेज निकला, क्योंकि दो संख्याएं और दो संख्याएं, दो और दो संख्याएं मतलब 4 संख्या का एवरेज कितना निकल गया, 3.1। यहाँ 6 संख्याओं का एवरेज दिया है 3.52, 4 संख्या का एवरेज दिया है 3.1। चूंकि संख्याएं घट रही हैं और एवरेज भी घट रहा है इसलिए हमको यहाँ पर प्लस लगाना होगा। अगर संख्याएं बढ़ती और एवरेज घटता तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं, या फिर संख्या घटता और एवरेज बढ़ता फिर भी हम माइनस लगाते हैं। मतलब एक तरह से चलेगा, अगर दोनों तरफ चीजें घट रही हैं तब भी प्लस, दोनों तरफ बढ़ रही हैं तब भी प्लस, अगर एक तरफ घटेगा और एक तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। और ये हमेशा किसको रिफ्लेक्ट करेगा, जो संख्याएं इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल नहीं है दो संख्याएं, और दो संख्याओं का टोटल हमने निकाल लिया 8.72, और चूंकि एक क्वेश्चन में एवरेज पूछा है तो मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आ गया 4.36। अगर आप क्रॉसिंग यूज करोगे तो 90% क्वेश्चन एवरेज के आप आसानी से बना लोगे। डिपेंड करता है कि आप क्रॉसिंग से कितने क्वेश्चंस को पहले से बनाकर बैठे हो। चलो आगे लेते हैं क्वेश्चन को, एक सीजीएल के क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, 2019 का एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन को ट्राई करो और बनाने की कोशिश करो। थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि टीयर 2 का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। देखो भाई समझो क्या बोलता है, ABC 3 व्यक्ति है जो कि अपनी आमदनी का 8%, 7% तो 9% दान में दे देता है। ए और बी की जो आमदनी है वो बराबर है, ठीक है, और ए और बी का दिया हुआ जो डोनेशन का अंतर है
वो 259 रुपीज़ का है। चलो दोस्त बना लेते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हो गया, चलो ए बी सी 3 व्यक्ति हो गया। डोनेशन लिख लेते हैं। डोनेशन दे रहा है 8%, ए दे रहा है 7% और ए दे रहा है अपनी आमदनी का 9%। चलो ये दोनों का आमदनी जो है बराबर है, इनकम बराबर है, 1% का डिफरेंस है और 1% का ही वैल्यू मेरे दोस्त दे रखा है 259। 1% का वैल्यू दे रखा है 259, मतलब दोनों अगर 100% कमाते होंगे तो इनका हम इनकम निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर 259, तो 100% बराबर क्या होगा 25900, ये होगा 25900। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो सी का डोनेशन है वो ए और बी से 1185 रुपया कम है। ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन कि ए और बी का डोनेशन 1185 रुपया ज़्यादा है। मतलब हम ये भी सोच सकते हैं सी का जो डोनेशन है 1185 रुपया ए और बी के कुल डोनेशन से कम है। अगर हम सोचें कि ए और बी का जो इनकम है वही सी का भी इनकम होता तो डिफरेंस कितने का होता? इन दोनों का कुल डोनेशन कितना है 15%, इसका डोनेशन है 9%, मतलब डिफरेंस होता है 6% का। किसका 6% भाई? 259 का 6%। तो 259 का 6% अगर हम निकाल दें तो ये मेरे दोस्त कितना आएगा बताओ, सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 9 छक्का 54, 250, 1554 रुपया, 1554 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में तो 1185 ही बोला है, मतलब डिफरेंस को हम कम कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंस को कम कर रहे हैं इसका मतलब डेफिनेट है कि सी की आमदनी जो है इन लोगों से ज़्यादा होगी। क्यों भाई, क्यों ज़्यादा होगी? 1554 रुपया डिफरेंस आता तो इसकी आमदनी इनके बराबर ही होती। अगर 1554 रुपया डिफरेंस आता, क्योंकि यहाँ पर इसकी आमदनी और इसकी आमदनी मैंने बराबर कर दी, तो अगर 1554 रुपया डिफरेंस आता तो सी की आमदनी भी ए और बी की आमदनी के बराबर होती। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1185 रुपया का ही डिफरेंस है। इसका मतलब सी जो है अपने डिफरेंस को कम कर रहा है। अगर डिफरेंस को कम कर रहा है इसका मतलब ज़्यादा कमा रहा होगा। तो भाई कितना ज़्यादा कमा रहा होगा ये तो पता करना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो 25,900 से ज़्यादा ही होगा। भाई कितना ज़्यादा होगा? 1554 रुपया कितने में डिफरेंस है? 9% में। 9% में डिफरेंस कितने का है? 1554 रुपये में। तो सी का अगर 100% की बात करें तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? तो काट दो भाई। सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 1554 रुपये का नहीं है। डिफरेंस जो है 1185 रुपये आप घटा दो। अब बताओ डिफरेंस कितने का है, इसको घटाओ और डिफरेंस पता करो कि डिफरेंस ओरिजिनली है कितने रुपए का। तो घटा दो, तो ये डिफरेंस कितने का है? 369 रुपीज़ का। मतलब 9% जो है 369 रुपीज़ को डिफरेंस के बराबर के है। तो 100% का मान कितना होगा? तो 100% का मान कितना होगा मेरे दोस्त? 4100 रुपया। मतलब जो सी की आमदनी है 4100 रुपये ज़्यादा होगी, मतलब सी की आमदनी जो है 30,000 रुपये के बराबर होगी। यहाँ तक तो ठीक है, 30,000 रुपये की बराबर होगी। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो डोनेशन है वो ए बी सी के सैलरी के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ए और बी का जो डोनेशन है, नहीं सॉरी, ए और सी का डोनेशन पता करना है हमको। तो ए और सी का डोनेशन निकाल लेते हैं। तो ए और सी का डोनेशन कितना हो जाएगा? 259 का 8% और प्लस 30,000 का 9%। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 2700, और बटा में तीनों का सैलरी 25900 प्लस 25900 प्लस 30,000। अब प्रतिशत पूछा है इसलिए गुना हम 100 कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 259 × 8 कितना हो जाएगा भाई मेरे बता दो?
259 इंटू 8 कितना होगा? ए आएगा कितना आएगा? जोड़कर बताओ ए आएगा कितना? 259 इंटू 8 कितना आएगा? कर लो, 2072 आ जाएगा, 2072 और प्लस 2700, और इसमें से सब डबल जीरो तो कट ही जाएगा, तो 259 इंटू 2 और प्लस 300, ये कितना आ जाएगा? ये कर लो, तो 259 और 300, ये 818 आ जाएगा। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो ये आ गया 4772 बटा में 818। ऑप्शन देखो, आसानी से पता चल जाएगा ये कितने के बराबर है। लगभग 5.8% के बराबर आ जाएगा, लगभग, क्योंकि ऑप्शन है इसलिए आसानी से पता चल रहा है 5.8% के बराबर होगा। आगे लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके सामने बोर्ड पे आएगा, आसानी से आप इसको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, समझ लो। क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है, क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है। क्वेश्चन बोल रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी दे रखा है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है? पी स्क्वायर माइनस वन बटा में पी स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना होगा? ये तो पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। देखो भाई, आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप यहाँ से आसानी से बोल सकते हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है 1/p है। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें तो आप आसानी से निकाल दो। एक बार पहले जोड़ दो मेरे दोस्त, एक बार जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 2 कॉसेक थीटा, इधर भी जोड़ दो, p प्लस 1/p, तो p स्क्वायर और प्लस 1/p हो जाएगा। एक बार दोनों को घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो कॉसेक थीटा कट जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा? 2 कॉट थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1/p, यही तो होगा क्योंकि मैंने घटा दिया है। अब RHS में देख रहा हूँ p स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब पहले इसको रखना है, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 कॉट थीटा बराबर हो गया p स्क्वायर माइनस 1/p, और 2 कॉसेक थीटा बराबर हो गया p स्क्वायर प्लस 1/p। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो 2 कट जाएगा, ये p भी कट जाएगा, RHS मेरे को दिख रहा है। और कॉट थीटा और बटा में कॉसेक थीटा क्या आएगा भाई? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस 1 बटा में p स्क्वायर प्लस 1 बराबर कॉस थीटा, यही तो पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन जो है CGL का है, 12 तारीख का ही है, 12 दिसंबर का। होप आपको ठीक लगा होगा और आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस जल्दी बनाना है। जानता तो सब कोई है, लेकिन समय पर नहीं बनने के कारण सिलेक्शन में दिक्कत होगी। तो समय मैनेजमेंट कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह के अगले सीरीज में अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।